आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10वीं हिंदी बोर्ड की परीक्षा आयोजित, नकल रोकने उड़नदस्ता टीम सक्रिय, परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच जारी। नगर निगम ने 7 दुकानों को किया सील, बकायेदार दुकानदारों को नोटिस, नगर निगम ने कसी कमर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 को राजनांदगांव में 12 केंद्र, 4186 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 2 पारियों में होगी परीक्षा। होली में शराब दुकान खोलने का विरोध, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन, पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। एक्वेटिक्स एवं क्रॉस कंट्री क्लस्टर का आयोजन, छत्तीसगढ़ की टीम को मिली अनुमति, राजनांदगांव के 3 खिलाड़ी टीम में शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली के मौके पर शराब दुकानों को खोलने को लेकर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पारंपरिक और पारिवारिक पर्व होली पर शराब की खुली बिक्री सामाजिक माहौल को बिगाड़ सकती है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि होली आपसी भाईचारे और सद्भाव का पर्व है और शराब बिक्री से विवाद, झगड़े और असामाजिक घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि होली के दिन प्रदेश भर में शराब दुकानें बंद रखी जाए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिससे स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आगामी होली त्योहार को देखते हुए प्रदेश में जो नियम शराब भट्टियों के लिए बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में आंदोलन देखे जा रहे हैं, वहीं आज राजनांदगांव के महाकाल चौक में यहाँ पर कांग्रेसियों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आबकारी मंत्री विष्णुदेव साय जो कि खुद है, उनके आज पुतले दहन किए गए हैं। क्या क्या मांग रखते हैं? देखिए, सरकार और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री आबकारी मंत्री हैं, असंवेदनशील हो चुके हैं। होली के दिन शराब दुकान खोलने जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है होली के दिन सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं और जो रोड दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अब उस दिन शराब दुकान और खोलना मतलब आग में घी डालने के बराबर है। उसके अलावा महिलाएं परेशान होती हैं। शराब दुकान जब त्योहारों पे खोली जाती हैं, वो घर में पूजा पाठ की तैयारी करें कि अपने पतियों को देखें कि वो शराब दुकान जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस बल जो है वो भी शराब दुकानों में क्या लगेगा या फिर वो शहर में लगेगा होली के दिन। तो हम ये मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में, साथ में जिले में तो कलेक्टर को अधिकार है कि जिले में वो शराब दुकान बंद कर सकते हैं होली के दिन। तो आपके माध्यम से मांग करते हैं कलेक्टर महोदय से भी कि होली के दिन राजनांदगांव जिले की दुकानें बंद करें। और प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी का विरोध इसलिए किया गया और जो पुतला दहन किया गया है कि प्रदेश भर में जो शराब दुकानें उन्होंने खोलने का फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए, बल्कि शुष्क दिवस को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। जी, होली के इस त्योहार को देखते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन जो है सख्ती बरतती है, लेकिन अब वहीं पर देखा जा रहा है कि जो प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा होली जैसे त्योहार पर जो काफी संवेदनशील माना जाता है, हुड़दंग होते हैं, रंग गुलाल का माहौल होता है और कई सारे नकारात्मक तत्व के लोग भी इसमें देखे जाते हैं। तो इस पर सरकार जो है अपनी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा पाई? विष्णुदेव सरकार एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ शराब दुकान बढ़ा के अपराध को बढ़ावा दे रही है। आज उन्हीं के विरोध प्रदर्शन में आज हमने पुतला दहन किया। हमारे साथ महिला कांग्रेस की टीम भी थी, युवा कांग्रेस की टीम भी थी और मीडिया की टीम भी थी। और अगर होली के दिन कोई बड़ी घटना कोई महिला के साथ हो जाती है या कोई मामला कोई हो जाता है तो उसमें सरकार की पूरी जवाबदारी रहेगी। अब बात करते हैं होली में होने वाले, होली जैसे संवेदनशील त्योहारों पे होने वाले अपराध को पहले ही पुलिस मुस्तैदी करती है, चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाती है कि आम नागरिकों के लिए वो सुरक्षित व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण मिल पाए। वहीं अब छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति के तहत में शराब भट्टी को खोले जाने का जो नियम लागू किया गया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। मगर देखना तो अब ये होगा कि क्या इतने विरोध प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार
इस नियम पर बदलाव लाती है, या फिर पहली बार होली जैसे संवेदनशील त्योहारों पर जो कि अभद्रता और जो संवेदनशील इलाके होते हैं और जो मामले जो सामने में आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से नियम में बदलाव किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर 2026 के तहत खैरागढ़ जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 73 खैरागढ़ और 74 डूंगरगांव विधानसभा क्षेत्रों के अद्यतन आंकड़े साझा किए। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,16,900 और 74 डूंगरगढ़ में 70,210 मतदाता सूचीबद्ध है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित 19,441 नाम विलोपित किए गए, जबकि कुल शुद्ध वृद्धि 6,741 रही। कलेक्टर ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी अगर कोई पात्र मतदाता छूट गया है तो उसका नाम जोड़ा जा सकता है और नाम विलोपन की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप जिलाधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, भाजपा नेता, कांग्रेस नेता और मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान था, उसका आज अंतिम दिवस था। 21 तारीख को हम लोगों को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना था और 23 को हमने प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया था। उसके बाद जितने भी हमको फॉर्म 678 आए इस पर कार्रवाई की जानी थी। कुछ लोगों का लॉजिकल एरर था, जिसमें कि 80,000 के ऊपर हमारे ज़िले के लॉजिकल एरर वाले मतदाता थे, उनको भी नोटिस जारी करके सुनवाई करके और फाइनल करके आज हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन ले रहे हैं। तो आज ये एक बैठक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने राजनीतिक दलों और मीडिया के साथियों के साथ रखी थी, ताकि इस अंतिम सूची के बारे में उनको जानकारी दी जा सके और इस पूरी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान जो जो प्रक्रियाएं ली गई हैं और जिस प्रकार से इसमें कार्यवाही संपादित की गई है उसके बारे में भी एक जानकारी हम लोगों ने मीडिया के साथियों और राजनीतिक दलों के साथ साझा किया और सभी राजनीतिक दल और मीडिया के साथियों के द्वारा भी इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में अपने अपने विचार व अनुभव शेयर किए गए। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। यह पंजीयन प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत एकीकृत किसान पोर्टल और ई समृद्धि पोर्टल पर किया जा रहा है। जिले में 15 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्र और एक एफपीओ को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से संबंधित सेवा सहकारी समिति में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन के बाद किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी और राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। साल्हेवारा क्षेत्र के ग्राम समनापुर में पशुधन विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशोदा नीलांबर वर्मा उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। यह न केवल किसानों की आय का अतिरिक्त स्रोत है, बल्कि कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया कि वे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाए। इस मौके पर मेले में पशुपालन से जुड़ी योजनाओं, जानकारी और प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। साथ ही उत्कृष्ट पशुपालन करने वाले किसानों एवं पशुपालकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। राजनांदगांव जिले के डूंगरगांव में नगर पंचायत परिषद की सक्रिय पहल से 2 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को स्वीकृति मिल गई है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,99,70,000 रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय जनता को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि वार्ड 2 हाट बाजार का निर्माण करने जिसकी लागत लगभग 1,49,70,000 रुपए है और वार्ड 9 करिया टोला में मांगलिक भवन निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। नगर परिषद के सदस्यों ने प्रस्ताव तैयार करने से लेकर स्वीकृति मिलने तक सक्रिय भूमिका निभाई। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से न केवल शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तत्वावधान में आज जिले में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हिंदी विषय की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष तैयारी की है। विभाग द्वारा उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है, जो अचानक विभिन्न स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह से ही उड़न दस्ता टीमों ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान परीक्षार्थियों की सघन जांच की गई ताकि कोई भी छात्र नकल सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न कर सके। कुछ केंद्रों पर छात्रों के बैग और जेबों की भी जाँच की गई। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नकल करते पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ सेंटर जो है 10th और 12th मिला के 88। कितने बच्चे बैठे हुए कुछ है? इसमें तो 114 बच्चे बैठे हुए हैं। 3 कक्ष में परीक्षा हो रही है। नकल रोकने के लिए क्या उपाय किया गया? उड़न दस्ता का गठन किया गया है। जिला स्तर पर 2 दल का गठन किया गया है और हर ब्लॉक से एक और प्लस तहसीलदार वगैरह और भी सब अलग अलग टीमें होंगी। कितने स्कूल आपका हो चुका है अभी तक है? आज का ये 3रा स्कूल है सर। से बता दें। और जैसे बच्चों को अच्छा मोटिवेट हो उसके लिए कुछ किया गया है इस बार? हाँ, बहुत प्रयास किया गया हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा। बच्चों को सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे वीक है उनको अलग डिवाइड किया गया। फिर जो बच्चे थोड़ा से एवरेज है ऐसे करके उनको स्पेशल कोचिंग दी गई। स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं हमारे महोदय द्वारा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला मुख्यालय राजनांदगांव में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4186 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी। प्रशासन द्वारा परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही ड्रेस कोड को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को आधी बांह की शर्ट और हल्के कपड़े पहनकर आना होगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों को हल्के रंग विशेषकर सफेद रंग का सलवार सूट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या नकल संबंधी सामग्री परीक्षा केंद्र में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। कल राज्य सेवा परीक्षा पीएससी का एग्जाम होगा। उसमें राजनांदगांव जिला मुख्यालय में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4186 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों में और परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में जेमर की व्यवस्था की गई है। जेमर आज लग चुकी है। परीक्षा 2 पाली में होगा, 10 से 12 और 3 से 5। गोपनीय सामग्री का वितरण ट्रेजरी से किया जाएगा दोनों पाली से, और परीक्षा के बाद जो उत्तर पुस्तिका है वो ट्रेजरी में ही जमा की जाएगी। 73वें अखिल भारतीय पुलिस एक्वेटिक्स एवं क्रॉस कंट्री क्लस्टर 2025-26 का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2026 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता है, जिसमें देश भर की पुलिस टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 सदस्यीय दल को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर से अनुमति मिल गई है। यह अनुमति डीजीपी के अनुमोदन के बाद दी गई है। इस प्रतियोगिता के लिए राजनांदगांव पुलिस के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीनों खिलाड़ी हैदराबाद में तैराकी एवं क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। इसी कड़ी में हैदराबाद रवाना होने से पूर्व राजनांदगांव के महापौर ने अपने निवास पर भेंट कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता की तैयारियों की जानकारी लेते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी।
आज हम आपको राजनांदगांव के उस अनोखे पहल की कहानी बताएंगे जो 1992 से लगातार लोगों की सेवा कर रहा है। राजनांदगांव के गुरुद्वारा में 6 दिसंबर 1992 को जांजगीर के विधायक बलिहारी सिंह और राजनांदगांव के विधायक दरबारा सिंह द्वारा सेवा समर्पित निःशुल्क होम्योपैथिक अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। तब से यह अस्पताल समाज सेवा के उद्देश्य से लोगों को निःशुल्क उपचार और दवाइयां प्रदान कर रहा है। अस्पताल में नियमित रूप से निःशुल्क शुगर टेस्ट भी किया जाता है, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य जांच का लाभ मिल सके। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए इलाज में डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च काफी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह अस्पताल सेवा भावना के साथ संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में एक लैब सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ लोग प्राइवेट लैब की तुलना में आधे शुल्क में टेस्ट करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह टेस्ट पूरी तरह निःशुल्क भी किया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि यह अस्पताल समाज की सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक कर रहा है। यह हॉस्पिटल 6 दिसंबर 1992 को जांजगीर चांपा के विधायक बलिहार सिंह जी द्वारा और राजनांदगांव के विधायक दरबारा सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। सेवा समर्पित निःशुल्क हेमोपैथिक हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता। हेमोपैथिक दवाई फ्री दी जाती है, जिसको अभी बढ़ा के हमने यहाँ पे मतलब शुगर टेस्ट वगैरह भी फ्री में किए जाते हैं। क्या ऐसा सोच कि आप लोगों की निःशुल्क की चालू कर? सोच यही थी कि जरूरतमंद को क्या कोई को फायदा मिल सके। जो छोटे मोटे मतलब इलाज के लिए भी अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर संतोष शर्मा जी बहुत अच्छे से सेवा भाव से निःशुल्क दवाई भी देते हैं और उनके दवाई से लोगों को बहुत आराम भी आता है। दरअसल सेवा भाव को लेकर सिख समाज द्वारा जो यह हॉस्पिटल चालू किया गया, उस समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और स्वास्थ्य समस्याओं को लेते हुए इनके मन में जो विचारधारा थी वो ये थी कि यहाँ शासकीय अस्पताल एलोपैथी अस्पताल चालू किया जाए। जबकि मैं उनको ये सलाह दिया कि सामने शासकीय अस्पताल है तो एलोपैथी अस्पताल खोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनका बात आया कि आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद की दवाइयों को अफोर्ड करना, एक लंबे समय तक आयुर्वेद अस्पताल को चलाना संभव नहीं था। फिर मैंने उनको तीसरा सलाह दिया कि आप होम्योपैथी अस्पताल चला सकते हैं, जो कम खर्च में और बिना किसी साइड प्रभाव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। उस समय की स्थिति ये थी कि होम्योपैथी से लोग कम जुड़े हुए थे, होम्योपैथी को लोग नहीं जानते थे। तो उसके लिए जो है अस्पताल को चालू करने के बाद फिर लायंस क्लब के द्वारा उनके सहयोग से गांव-गांव में होम्योपैथी निःशुल्क कैंप आयोजित किए गए, प्रचार किया गया, आर्टिकल्स छापे गए, भी किया गया और होम्योपैथी अस्पताल को रन में लाया गया। और आज बिना किसी बैक के 30-32 वर्षों से ये अस्पताल सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। वित्तीय वर्ष के अंत को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम ने राजस्व वसूली में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने बकाया और किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई से पहले बकायादारों को अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है। इसी कड़ी में गौरव पथ स्थित ऑडिटोरियम के पास मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित 7 दुकानों को सील कर दिया गया। निगम के अनुसार इन दुकानदारों ने प्रति दुकान लगभग 1,10,000 रुपए की अनुबंध और किराए की बकाया राशि जमा नहीं की थी, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों को किराए पर देकर किराया वसूली की जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी, लेकिन निगम का बकाया जमा नहीं किया गया। जो दुकान है वो किन्हीं और के नाम पे है और मैं यहाँ रेंटेड हूँ। मैं यहाँ इनका रेंट दे रहा हूँ। निगम मतलब जिनका जो मालिक है ना, उनको मैं रेंट दे रहा हूँ। अब रिसेंटली अभी कल आए, अब इसको लॉक करके चले गए। अब क्या, मैं तो अपना कंटिन्यू मैं अपना मंथली अपना पैसा पे कर ही रहा हूँ मालिक को। अब मालिक उधर पे निगम में पे नहीं कर रहे, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे मेरा कंटिन्यू इधर काम है, मेरा ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ मेरे बहुत सारे सामान है। मेरे कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का अभी 2 दिन में मेरा नुकसान हो गया है। और जिस दिन लॉक करने के लिए भी आए निगम से, तो मैं उनको भी बताया कि सर ऐसा सा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ रेंट में हूँ, सर मेरे को एटलीस्ट कम से कम सामान निकालने का टाइम दो, मेरे को कम से कम 10 मिनट या 15-20 मिनट का मेरे को समय दो,
ताकि मैं अपना सामान बाहर निकालूं। उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है मालिक के ऊपर आप कर सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा क्या, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ काम धंधा करने वाला हूँ, इंसान हूँ, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप निगम में पैसा दिए हो नहीं दिए हो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। यहाँ तक वो निगम से नोटिस भी आया था भैया लोग, मालिक लोग के पास, इन लोग मतलब ध्यान नहीं दिए। अब इसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं क्या करूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ, ऐसा हो गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेटआउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।